नमस्कार दर्शकों। 1 जुलाई भारत देश के लिए आज का दिन कई मायने में बेहद खास और अहम। खास इसलिए क्योंकि डिजिटल भारत के आज 10 वर्ष पूरे हुए हैं और जीएसटी ने अपने 8 वर्षों को पूरा किया है। सफल 8 वर्ष जीएसटी के नाम रहे हैं। जीएसटी का पहला शब्द हमने 8 वर्ष पहले ही सुना था और आज जीएसटी डे भी मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज की हमारी बातचीत भी रहेगी। समझेंगे कि क्या है जीएसटी और इन 8 वर्षों में किन बदलावों को जीएसटी ने देखा है और उन बदलावों के प्रारूप स्वरूप को आम जनता ने खुद पर अमल होते हुए देखा है। कार्यक्रम में विशेषज्ञ की मौजूदगी भी है। विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ पूनम ठाकुर जी मौजूद है, सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग और प्रवर्तन एवं नोडल अधिकारी जिला शिमला। पूनम ठाकुर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उर्मिला जी। डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार एवं बहुत बहुत बधाई। आज ना केवल जीएसटी दिवस है बल्कि डॉक्टर्स डे भी है और सीए दिवस भी है। तो हैप्पी जीएसटी डे एंड हैप्पी सीए डे एंड हैप्पी डॉक्टर्स डे सभी दर्शकों को। जी पूनम जी, जब भी बात होती है वस्तु एवं सेवा कर की और आज क्योंकि दिवस भी यही है, बहुत सारे मायनों में मैंने कहा कि आज का दिन बेहद खास है और जीएसटी के संदर्भ पर विशेष तौर पर आज हम बात कर रहे हैं। सही मायने में अगर समझें तो 8 वर्षों की जो एक जर्नी रही है जीएसटी डे की और इस दिन की शुरुआत से लेकर किन बदलावों से ये दिन गुजरा है और इस दिन में और 8 वर्षों को कैसे आप आंकती है एक अधिकारी के तौर पर? हाँ जी, जैसे कि आज 1 जुलाई 2025 है, जीएसटी लागू हुए पूरे 8 वर्ष हो गए हैं। ये जो एक सफ़र था जो 2000 में वर्ष 2000 से शुरू हुआ और इसे लागू करने में लगभग 17 वर्ष का समय लगा और अंततः 1 जुलाई 2017 को इसे पूरे भारतवर्ष में एक यूनिफाइड, ट्रांसपेरेंट, इजी और डिजिटल एक टैक्सेशन सिस्टम के रूप में जो था इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम को लागू किया गया। इन 8 वर्षों में अगर हम एक नज़र पीछे की ओर देखें तो बहुत सारे जो हैं वो चेंजेस आई हैं। ना केवल जो है सरलीकरण हुआ है कार्य करने में बल्कि बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी भी इसमें आई है सिस्टम में। डिजिटल जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई, बहुत सारे सर्कुलर्स जारी किए गए और बहुत सारे जो है इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए गए, जिससे ये जो कर प्रणाली है आज काफ़ी हद तक जो है काफ़ी जिसको हम कह सकते हैं कि ना केवल टैक्स पेयर्स के लिए बल्कि और कंज्यूमर्स के लिए भी जो है वो पारदर्शिता लेके आई है। जी, पारदर्शिता का आपने जिक्र किया। 8 वर्ष पहले की उस दौर को समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर जीएसटी लागू ही हुआ था और हमने देखा था व्यापारियों व्यवसायियों में इसके लिए खासा रोष था, दबी जुबान पे भी था, प्रत्यक्ष तौर पर भी कह रहे थे। अब क्योंकि जब उनसे बातचीत होती है तो इसे पारदर्शी तौर पर वो भी अपना रहे हैं। उन अगर संशय में समझे और उन संशयों को देखें तो उनको किस तरीके से इसकी जो है वो इसको अपनाना नहीं चाह रहे थे और अब चूंकि इसमें बदलाव होता हुआ वो भी देख रहे हैं, अपना भी रहे हैं, तो उन कारणों को भी समझना चाहेंगे कि किन कारणों की जो कमी रही होगी और अब जो सफल ये 8 साल में गिने जा रहे हैं। इस टैक्सेशन सिस्टम को जब लागू किया गया तो इसी मंशा से लागू किया गया कि पूरे भारतवर्ष में एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम हो और जिसका लोगो और नारा भी था कि 1 नेशन 1 मार्केट और 1 टैक्सेशन सिस्टम। तो उस मंशा को ना केवल इसने साकार किया है बल्कि जो जितने भी जो आपके 2017 से पहले 17 टैक्सेस, इतने सारे जो कर थे, अप्रत्यक्ष कर थे, उनसे जूझना भी पड़ता था। तो वो उन सब जब करों को सम्माहित करके एक 1 टैक्सेशन सिस्टम जब लागू किया गया तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो था सरल जब वो हुआ तो ना केवल करदाताओं ने ये महसूस किया कि ये एक पारदर्शी कर प्रणाली है बल्कि इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है। अब हमारे जो कंप्लायंसेस हैं वो जो हम सिस्टम से करते हैं उसमें क्योंकि फंक्शनैलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई सिस्टम में, जो जीएसटी का सिस्टम है, तो उससे करदाता अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश हैं। और अगर हम बात करें तो एक सर्वे भी जो कंडक्ट हुआ, जैसे कि आप रोज की बात कर रहे हैं, अब जो सर्वे कंडक्ट हुआ है, जो 8th सर्वे जिसको हम GST@8 बोलेंगे, उसके अंदर पूरे
पूरे भारतवर्ष में जो एक राइजिंग ऑप्टिमिज्म है, जो एक सकारात्मक सोच है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लगभग जो 5वां सर्वे था 2022 में जब किया गया, उसमें जो सकारात्मक सोच थी, जो रेस्पोंडेंट की एक पॉजिटिव जो व्यू था उनका जीएसटी के प्रति, वो 59% था। जब 6th जो सर्वे किया गया उसमें बढ़ोतरी हुई और उसमें 72% जो है उसकी दर को जो है मापा गया। अब समय के साथ साथ 2023 और 24 में जो है वो 84% जो से बढ़ के 85% तक जो है वो इसमें राइजिंग ऑप्टिमिज्म को जो है वो देखा गया है। और जो रेस्पोंडेंट्स का जो हम कहेंगे उसमें व्यू जो है अब सकारात्मक है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इतने वर्षों में काफ़ी ज़्यादा जो है जीएसटी में काफ़ी इसके प्रावधान हैं, जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, उनको काफ़ी सहज, सरल, ट्रांसपेरेंट किया गया, जिससे करदाता जो हैं अब अपनी सोच को जो है वो पॉजिटिव ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी आ रही है। जी बिल्कुल, सहज, सरल और पारदर्शी प्रणाली को जीएसटी द्वारा अपनाया जा रहा है और 8 वर्षों पहले इसे लागू किया गया। आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं, विशेषज्ञ की मौजूदगी पर इस पर विशेष चर्चा की जा रही है। आप के विभाग द्वारा जागरूकता जो है शिविर कहें लगाए जा रहे हैं। 1 महीने का अब 5 जुलाई को कंप्लीट होने वाला है। जागू के तहत जागरूक किया जा रहा है। इस 1 महीने के प्रारूप को देखें तो इसमें ऐसे कौन कौन से कार्य किए गए हैं और जनता तक कैसी पहुंच बनाई गई है और कैसे जनता इससे लाभान्वित हो रही है? हाँ जी, जागो ग्राहक जागो अभियान जो है वैसे एक राष्ट्रीय अभियान है, जिसे हिमाचल में पूरे 1 महीने के लिए जो है हमने यहाँ पे इसको शुरू किया है। अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो इसको एक पखवाड़े के रूप में जो है मनाया गया। इसको 16 जून से शुरू करके 30 जून तक जो है पूरे भारतवर्ष में इसको लागू किया गया, इसको मनाया गया और इसको अपनाया गया। लेकिन अगर हम अपने राज्य की बात करें तो हमने इसको 2 पखवाड़े या कहें हम इसको पूरे 30 दिन या 1 महीने के लिए हमने ये अभियान जो है वो शुरू किया है। इसको 5 जून से शुरू किया है और ये 4 जुलाई तक चलेगा, जिसमें बहुत सारे जो है पैरामीटर्स हमने लिए हैं, जिसमें ना केवल हम टैक्स पेयर्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि वो बिल जारी करें, बल्कि जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको भी हम डोर टू डोर या पर्सन टू वन जो है उनको ये अवेयर किया जा रहा है कि वो बिल जरूर लें। जब भी वो कोई सामान या सेवा की खरीद करते हैं, जब भी कोई इन्वर्ट सप्लाई करते हैं, तो उसके लेने पे आप जो है वो बिल अवश्यक लें। दूसरी बात, जो इस अभियान में हम बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं, आउटरीच कैंप्स लगा रहे हैं, सेमिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं और रिड्रेसल जो है सेशंस किए जा रहे हैं। किसी की भी ग्रीवेंसेस हैं, टैक्स पेयर्स की हैं, तो उनको जो है वो उनकी बातों को सुन के उनका शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। और जितनी भी कर प्रणाली में नए जो भी नियम आए हैं, जो संशोधित कोई भी नियम आए हैं, उनके बारे में उनको अवगत कराया जा रहा है। तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि जागो ग्राहक जागो अभियान जो है बहुत सक्सेसफुली हमने जो है इसको कंडक्ट किया है और कर रहे हैं आगे भी। जी बिल्कुल। पंजीकरण की भी बात हुई थी कि पंजीकरण में जहां हम देखें तो यहां पंजीकृत होने के जो दायरे हैं उसे बढ़ा दिया गया है। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य के तौर पर क्या कुछ ऐसी चुनौतियां रही थी कि जीएसटी इम्प्लीमेंट के लिए, या फिर जो यहाँ की जनता है, आपने क्या इन 8 वर्षों में ये देखा कि यहाँ की जनता के लिए कोई विशेष छूट दी गई है या फिर कोई ऐसे प्रारूपों में प्रावधान रहा है? क्या कुछ भी पहाड़ी राज्य के लिए क्या विशेष तौर पर कुछ ऐसी छूट या कुछ ऐसा लाभ अगर है तो ज़रूर बताएं। जहाँ तक राज्यों की हम बात करें, पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो है मॉडल 1, मॉडल ए और मॉडल 2 स्टेट्स हैं। हम क्योंकि पहाड़ी राज्य है जो विशेष राज्य का दर्जा जिसे प्राप्त होता है, आर्टिकल 279 के तहत हमारी जो स्टेट है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। तो उसके तहत शुरू में जो था, जैसे कि मतलब जो पंजीकरण की सीमा थी, जो थ्रेशहोल्ड थी, वो गुड्स के लिए 20 लाख और सर्विसेज के लिए 10 लाख तक की तय की गई थी। लेकिन जैसे कि आपने बात की कि हमारे राज्य में ये इस विशेष जो है इसको छूट प्रदान करते हुए अपने करदाताओं को, हमारे राज्य में वर्ष 2019 में ये जो थ्रेशहोल्ड थी, जो गुड्स में डील कर रहे थे, उसको बढ़ा के 20 लाख से 40 लाख तक किया गया। और जो केवल सेवाओं में डील कर रहे थे उनको 10 लाख से उनकी जो सीमा थी थ्रेशहोल्ड, उसको 20 लाख कर दिया गया। तो ये पंजीकरण के लिए जो है ये विशेष प्रावधान जो है वो हमारे राज्य में किए गए हैं। उसके अलावा जैसे हमारा पहाड़ी प्रदेश है तो यहाँ पे
आप जानते हैं चुनौतियां तो बहुत होती हैं, टेक्निकल ग्लिचेस आ जाती हैं सिस्टम में या कोई डिजिटलाइजेशन में कहीं कमी है, तो वो समय के साथ साथ जो है उनको उनके ऊपर कार्य किया जा रहा है और सारे टैक्स पेयर्स को उन चुनौतियों से जो है निकाला जा रहा है, उन्हें उनके बारे में बताया जा रहा है कि इस कार्य को किस प्रकार किया जा सकता है या क्या प्रावधान है जिसके तहत आप इस कर प्रणाली में फ़ायदा ले सकते हैं। जी, कर प्रणाली में लेने वाले जो लाभ हैं, जो उपभोक्ता हैं, क्या कोई ऐसे आंकड़े भी हैं ताकि जो हमारे अभी जो देख रहे हैं तो वो भी इससे उत्साहित होकर कुछ ऐसे अगर आंकड़े हैं, तथ्य हैं तो ज़रूर जागरूक करें। हाँ जी, जैसे कि हम बात करें जीएसटी के 8 वर्ष, आज एक ऐतिहासिक दिन है, 1 जुलाई 2025, एक माइलस्टोन मोमेंट है भारतवर्ष के लिए। 8 वर्षों में जो ये पिछले 5 वर्ष हैं, इनमें जो कर का संग्रह है, सकल जो जीएसटी संग्रह है, वो 2 गुना जो है वो उसकी बढ़ोतरी हो गई है पिछले 5 वर्षों के अगर हम तुलना करें तो। 2022 से लगातार जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसमें आप देखें ये जो है 11.37 करोड़ से ये बढ़कर आज 2024-25 में इसका आंकड़ा जो है वो 22.08 लाख करोड़ तक जो है आज इसने पार पा लिया है। इतना इसने जो है रेवेन्यू की जो है कलेक्शन हो गई है। और जहाँ तक हम मंथली रेवेन्यू की कलेक्शन की बात करते हैं, उसमें भी साल दर साल 9.4% की जो है वो इंक्रीज़ देखी गई है। तो अगर हम 2022 की बात करें तो वहाँ पे अगर 95,000 करोड़ से बढ़कर आज की जो डेट है उसमें 84 लाख करोड़ जो है वो इसका मंथली जो है वो कलेक्शन है। और अगर आप हाल ही की बात करें अप्रैल मंथ की, तो इसमें 2.37 लाख करोड़ की जो है रेवेन्यू कलेक्शन है मंथ की। तो लगातार जो है रेवेन्यू कलेक्शन जो है ना केवल मंथली बेसिस पे बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 9.4% की वृद्धि के साथ साथ जो है वो हमारी दुगनी जो है वो हो गई है। और आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि 22.08 लाख करोड़ जो है वो रेवेन्यू हमारा कलेक्शन है 24-25 की हम बात करें तो। जी, तो इतने उम्दा आंकड़े और निश्चित तौर पर उत्साहित करने वाले ही ये आंकड़े हैं, जहां पर हमें पता लग रहा है कि पारदर्शिता के तहत ये कार्य हो रहे हैं और पारदर्शिता के तहत आयकर विभाग में हमारी जमा पूंजी जब जमा होती है और देश के विकास में हम देखते हैं कि इसमें देश आगे अग्रसर हो रहा है, उन्नति की ओर बढ़ रहा है, तो एक हर्ष तो अपने आप में स्वतः ही हो जाता है। करदाताओं का जिक्र करेंगे, करदाताओं की जागरूकता के लिए विभाग क्या कार्य कर रहा है और क्या अभी भी कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि जहां पर करदाता जागरूक नहीं है, और अगर जागरूक नहीं है तो कौन से विशेष ऐसे कार्य हैं जो आपके विभाग द्वारा किए जा रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो बतानी बहुत ज़रूरी हैं और आप तथ्यों के साथ ज़रूर बताएं। करदाताओं के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा, जो है उपभोक्ताओं की तो हमने बात कर ली कि उनको जागरूक किया जा रहा है कि वो बिल लें। करदाताओं के लिए तो हम साल में लगभग 5 से 6 बार बहुत मतलब जो है उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें कोई वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। कई बार हम उन्हें जो हमारे मेजर टैक्स पेयर्स होते हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है, उनसे हम इंटरेक्शन करते हैं कि वो अपनी रिटर्न्स को जो है वो टाइमली भरें ताकि उन्हें इंटरेस्ट और पेनल्टी का भुगतान ना करना पड़े। उसके अलावा जो भी सिस्टम में चेंजेस हैं, फंक्शनैलिटीज़ आ रही हैं, उनके बारे में उनको अवगत कराया जा रहा है। उसके लिए आउटरीच कैंप्स लगाए जाते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो इन वर्कशॉप्स में ये बताया जाता है कि जैसे रिटर्न फाइलिंग है, तो रिटर्न फाइलिंग में किस प्रकार से चेंजेस आई हैं सिस्टम में, ताकि वो जो भी उनको आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसकी वो सही तरीके से रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, उनको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्कुल जेन्युइन प्राप्त हो। इसके लिए वो टैक्स पेयर कम्युनिकेशन चैनल जो सिस्टम में अभी इंट्रोड्यूस किया है 2023 ऑनवर्ड्स, उसके बारे में उनको अवगत कराया जाता है कि अगर किसी भी रिसिपिएंट टैक्स पेयर के पास कोई इनवाइस है लेकिन उनके सप्लायर ने वो इनवाइस अपनी विवरणी में नहीं भरा है, आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट में, तो उसके बारे में वो उनसे कम्युनिकेशन करें, वो सिस्टम से ही नोटिफिकेशन भेजें। टैक्स पेयर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू
हम 100 नोटिफिकेशन जो है वो भेज सकते हैं। तो इसके बारे में उनको अवगत कराया जाता है कि अगर उनके पास उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उनके पास जेन्युइन इनवॉइसेस हैं और वो उनके सप्लायर ने सिस्टम में नहीं अपलोड किए हैं, तो वो उनके साथ कम्युनिकेट करें और अपने इनवॉइस को अपलोड कराएं ताकि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा ले सकें। उसके अलावा हम बात करें तो जो आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट है उसमें भी संशोधन हुआ है, उसमें जीएसटी और 1A की फंक्शनलिटी आ गई है, उसके बारे में भी उनको बताया गया। उसके अलावा उन्हें इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में अवगत कराया गया। ये 1 नवंबर 2024 के बाद जो है लागू हुई है। ये आईटीसी को रिकंसाइल करने में जो करदाता हैं उनकी बहुत मदद करेगी। आए दिन आईटीसी का जो एक मिसमैच रहता था उसकी वजह से उनको बहुत सारे नोटिस जारी होते थे, लेकिन इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा नई फंक्शनैलिटी है जिसके तहत अब जो रिसिपिएंट टैक्स पेयर है अपने जेन्युइन इनवॉइस को जब सप्लायर अपलोड करेगा तो अगर वो देख पाता है कि मेरा इनवॉइस सही अपलोड हुआ है तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अगर उसको लगता है कि सप्लायर ने ये गलत, इसमें कोई जीएसटीएन गलत डाल दिया है, एचएसएन कोड गलत डाल दिया है, रेट ऑफ टैक्स गलत डाल दिया है, तो उसको वो रिजेक्ट कर सकता है या उसको पेंडिंग रख सकता है। इस तरह से सही तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिकंसिलिएशन जो है वो की जाती है। तो इस प्रकार से हर एक बारीकी के बारे में हम अपने करदाताओं को अवगत कराते हैं अपने विभिन्न वर्कशॉप्स के द्वारा और आउटरीच कैंप्स के द्वारा। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से तो सीधे तौर पर यही समझ आ रहा है कि सीधा संबंध जनता के साथ कर आयकर विभाग का लगातार बना हुआ है ताकि वो समन्वय बना रहे, सरलीकरण जो जीएसटी में प्रावधान है उसका वो लाभ ले सके। पूनम मैम, ये समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, कर चोरी के मामले जीएसटी के लागू होने के बाद कितने कम हुए हैं और कर चोरी से कितना निजात देश भर को मिला है? कर की चोरी की हम बात करें तो जैसे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है, तो क्योंकि कर की चोरी में जो भी फ्रॉडलेंट टैक्स पेयर्स होते हैं, जो इनजेन्युइन टैक्स पेयर्स होते हैं, वो समय समय पर जिस भी प्रकार की प्रणाली होती है वो कोई ना कोई अपना एक मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं। लेकिन जीएसटी सिस्टम एक ऐसा डिजिटलाइज्ड, इम्प्रूव्ड और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसको बहुत फुल प्रूफ बनाया जा रहा है समय के साथ साथ। पंजीकरण से ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो की जा सके। जो नए टैक्स पेयर्स सिस्टम में एंटर होते हैं उनका सिस्टम ही जो है वो सेंसिटाइज कर लेता है कि ये जो एप्लीकांट है इसका रिस्क फैक्टर कितना है। तो जो जीएसटी सिस्टम है, जैसे ही कोई भी नया एप्लीकांट अपने पंजीकरण की जो अर्जी दाखिल करता है एप्लीकेशन, तो रिस्क फैक्टर के आधार पे उसको लो, मीडियम या हाई रिस्क वाला एप्लीकांट जो है वो कैटेगराइज सिस्टम ही कर देता है। उसके आधार पे जो लो और मीडियम होते हैं उनकी जो पंजीकरण है वो आधार वैलिडेशन से हो जाता है। लेकिन जो हाई रिस्क एप्लीकांट्स होते हैं, जैसे ही सिस्टम उनको सेंस कर लेते हैं कि ये हाई रिस्क पैरामीटर में आ रहे हैं, उनका जो एप्लीकेशन होता है उसका पार्ट ए ही भरने पर ही जो है एक हाई अलर्ट जो है, एक लिंक जो है वो उस एप्लीकांट को चला जाता है। उसमें उसकी वैलिडेशन आधार से नहीं होती है, उसे एक लिंक प्राप्त हो जाता है उसकी ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे, जिसके तहत वो उस लिंक पे जाके जो भी हिमाचल में लगभग 29 या जितने भी जीएसटी सुविधा केंद्र हमने चिन्हित किए हैं वहाँ पे वो उनको जो है वो ऑप्ट करता है कि मुझे इस जीएसटी सुविधा केंद्र में अपना जो है वो बायोमेट्रिक्स को, क्रीडेंशियल्स को जो है वैलिडेट करना है, जिसके तहत उसको 15 दिन का समय रहता है। जैसे ही वो लिंक आएगा 15 दिन के भीतर एप्लीकांट को किसी भी आइडेंटिफाइड जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके अपने आइरिस को स्कैन कराना पड़ता है, अपनी फिंगरप्रिंट वहाँ देनी पड़ती है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल उनको जो है वो वेरीफाई कराना पड़ता है। इन सब चीज़ों की जब सत्यापित ये हो जाते हैं उसके बाद ही उनका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर बनता है। तो ये जो फ्रॉडलेंट टैक्स पेयर्स हैं उनको पंजीकरण के ही जो आपका कहेंगे स्टेप पे चेक लगाने के लिए बहुत एक फुल प्रूफ जो है वो एक प्रावधान किया गया है, जिसके लिए
पंजीकरण में संशोधन किया गया, पंजीकरण के एक्ट और रूल में। उसके अलावा अगर हम बात करें कि फ्रॉडलेंट्स को किस प्रकार रोका जा सकता है, जैसे हमने बात की इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो अगर कोई फ्रॉडलेंट इनवॉइस, अगर वो जो इनजेन्युइन टैक्स पेयर होगा, तो रिसिपिएंट को उस वक्त जो है वो उन्हें अवेयर होना चाहिए कि मैं जिस सप्लायर से ये सप्लाई ले रहा हूँ क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। तो इसीलिए वो रिकन्सिलेशन स्टेज पे ही जो है अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रॉडलेंट टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चेक लगाया जा रहा है ताकि वो फेक इनवाइसिंग ना कर सके, सर्कुलर ट्रेडिंग ना कर सके, और आईटीसी को जो है वो बिना सामान की आवाजाही के जो है ऐसे ही ना उसको जो है आगे से आगे जो है उसको फ्लो करते रहे। शायद इसीलिए बार बार आपने यही जिक्र किया कि बिल लेना क्यों ज़रूरी हो जाता है। इसका जो उत्तर है सही मायने में हमें मिल भी गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ के जो समन्वय है जीएसटी के उपरांत, क्योंकि अब एक समन्वय में ये आधारित हो जाता है, बदलावों को देखना चाहेंगे किस तरीके से दोनों जो व्यवस्थाएं हैं वो कार्य करती है और किस तरीके से चलती है। बिल्कुल समय की कमी है, अगर जिस तरीके से आप समझाना चाहें हमारी जनता को ज़रूर समझाएं। जीएसटी चूंकि स्टेट और सेंटर ये एक डुअल कंकरेंट जुरिसडिक्शनल टैक्सेशन सिस्टम है। समन्वय की हम बात करें तो जीएसटी में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही जो है समन्वय बिठा के इस कार्य प्रणाली को आगे लेके जा रही है। इसके जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज से ही, क्योंकि जो हमारा पहले की कर प्रणाली थी इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम की, वो स्टेट के जो कर थे वो स्टेट उसको एडमिनिस्टर करता था, जो सेंटर के कर होते थे उनको सेंटर करता था। लेकिन जीएसटी क्योंकि कंकरेंट जुरिसडिक्शनल टैक्सेशन सिस्टम है, कंकरेंट और डुअल टैक्सेशन सिस्टम है, इसलिए इसको संशोधन भी किया गया उसमें आर्टिकल में। और इस प्रकार से समन्वय बैठाने के लिए, क्योंकि जो जीएसटी का आधा हिस्सा है, अगर हम एक अंतरा राज्य की बात करें, राज्य के भीतर की बात करें, तो आधा कर जो है एसजीएसटी वो राज्य को आता है और जो सीजीएसटी पार्ट है वो सेंटर को जाता है। तो इसलिए जो हमारे करदाता भी हैं उनका भी वर्गीकरण किया गया है। कुछ करदाता सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन में है, कुछ जो है वो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन में है। उसी प्रकार से जो कर जो हमारे डिपॉजिट होता है हमारी ट्रेजरी में, जो हमारे कर की फिगर्स जो जैसे मैंने अभी आपसे जो साझा की, ये कर भी जो है उसी प्रकार से हमारी ट्रेजरीज में आता है। जो हिमाचल को कर प्राप्त होता है वो एसजीएसटी का कर प्राप्त होता है, कितना स्टेट का जीएसटी है। और जो इंटर स्टेट जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें जो है आपका सेटलमेंट के थ्रू जितना भी कर है वो हिमाचल को आता है। बिल्कुल बिल्कुल। कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हम है, क्या कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसी चीज़ जो छूट गई हो और कार्यक्रम में जानी बहुत ज़रूरी हो, और आपका कोई संदेश, इन तीनों ही चीज़ों को हम लेना चाहेंगे। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुँच गए हैं। मैं इसमें 3 बातें मुख्य तौर से कहना चाहूँगी कि आज ये जो एक ऐतिहासिक दिन है जीएसटी दिवस, इसमें जिस प्रकार से लगातार पिछले 4-5 वर्षों से एक राइजिंग ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा है, इस ऑप्टिमिज्म को और ज़्यादा आगे बढ़ाते रहें, हम अपनी सोच को और सकारात्मक करें और इस कर प्रणाली में हम सब अपना सहयोग करें। जहाँ तक करदाताओं की बात है, हम सब आपस में मिलके, हम जो टैक्स ऑफिसर्स हैं और जो टैक्स पेयर्स हैं, इस कर प्रणाली को और ज़्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अधिक जो है इसको आगे लेके जाएंगे, उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करेंगे, और जहाँ पे भी हमें चुनौतियाँ आएगी हम इसको मिल करके जो है हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम अपने इस टैक्सेशन सिस्टम को और ज़्यादा सक्सेसफुल करें। जहाँ तक उपभोक्ताओं की बात है तो ये जो जागो ग्राहक जागो अभियान है, ये हम इसको जारी रखेंगे, ना केवल सोशल मीडिया के माध्यम से, लोकल मीडिया के माध्यम से, बल्कि हम आपके भी घर द्वार आके और कॉलेजेस में, स्कूल्स में और आम जनता से भी हम ये आग्रह करेंगे कि आप बिल अवश्य लें। जो भी आपकी खरीदारी है उसके ऊपर 200 रुपये से ऊपर, तो मैं ये आप लोगों से आह्वान मेरा रहेगा कि 200 रुपये से अधिक की खरीदारी पे गुड्स और सर्विसेज की आप बिल आवश्यक लें और अपनी भागीदारी इस कर प्रणाली में सुनिश्चित करें जी। क्योंकि आपका जो हर खरीद पे जो बिल है पक्का, इसी तरह से आपके इस भारतवर्ष में आपके जो है भागीदारी जो है वो सुनिश्चित हो पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका संदेश हमारे दर्शकों तक पहुंच गया है। और जहां संदेश की बात हो रही है, इतनी पारदर्शी सरलीकरण के तहत अगर आप भी अपने देश की तरक्की करना चाह रहे हैं और उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं तो जागरूकता इसका सबसे पहला चरण है। और आज जीएसटी डे में हमने यही कोशिश की कि जानकारी आप तक पहुंचे, और विशेषज्ञ के तौर पर पूनम ठाकुर,
सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग से हमारे साथ मौजूद थी। इतनी अच्छी जानकारी उन्होंने हमें दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ज़रूर इसका लाभ हुआ होगा। पूनम जी, कार्यक्रम में आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज की बात के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।